जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। तो जैसे कि आपको पता है कि एमपीटेट वर्ग 3 का जो एग्ज़ाम है वो आपका करीब है और इंग्लिश की तैयारी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है जो आप कहीं से भी कर सकते हो, और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। अब हम कुछ ऐसे टॉपिक्स लेके आए हैं जो आपका क्या है, एक सीडीपी में भी आपको हेल्प करेगा, दूसरा आपको इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस या मैथ्स सारे ही पेडागोजी के लिए जो इंपॉर्टेंट होंगे। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स को हम लाइन से रखेंगे, ठीक है। अब देखो, इंग्लिश आपकी क्योंकि कंप्लीट हो चुकी है तो ये पार्ट्स आपके लिए एज अ बोनस रहेंगे। सर ये वीडियोस जो है वो आपके जो नंबर्स हैं वो बूस्ट ही करेंगे, वो एज अ बोनस काम करेंगे आपके लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। सर एनसीएफ 2005 की आज हम चर्चा करेंगे, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये टीचिंग एग्जाम्स में चाहे आपका केवीएस हो, चाहे सीटेट हो, चाहे वर्ग 3 हो, चाहे यूपी टेट हो, कोई भी एग्जाम टीचिंग एग्जाम है आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सर अभी तक अगर हम 2005 तक की बात करें तो कितने एनसीएफ आपको देखने को मिले हैं। सर सबसे पहले आपका 1975 में आया था। इसका फोकस था सर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे और वोकेशनल एंड वैल्यू एजुकेशन पर इसने एम्फेसाइज किया। सर 1988 में आपका दूसरा एनसीएफ आया, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग। तो ये जो है ये लेवल को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था और साइंस, टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स की एजुकेशन पे फोकस था। फिर सर 2000 में आपका एक एनसीएफ आया, सन 2000 में, उसने फोकस किया इंक्लूसिविटी एंड डाइवर्सिटी पे। तो यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी स्टार्ट हुई सुधरना, क्योंकि हम देखें तो डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी ये हमें आज भी देखने को मिलते हैं और इस पर एम्फेसाइज आज भी किया जाता है। एम्फेसाइज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है। आज हम कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पढ़ते हैं, ठीक है, कॉग्निटिविस्ट को पढ़ते हैं, तो ये चाइल्ड सेंटर्ड तो होता ही है, ठीक है सर। तो ये अच्छी चीज़ें यहाँ से स्टार्ट होनी चालू हो गई थी। एंड इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। सर 2005 जिसकी ज़्यादा चर्चा हमें करनी है, जिस पर बहुत क्वेश्चंस पिछले एग्जाम में भी बने थे और फिर से बनेंगे। फोकस ऑन क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन पे आपका फोकस करता है, एम्फेसाइज करता है क्रिटिकल थिंकिंग को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को एंड क्रिएटिविटी को। तो ये कुछ मेन फीचर्स होते हैं जिसके ऊपर ये एनसीएफ जो है जोर देने के लिए कहता है। सो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। यहाँ से हमारे पास जो है समावेशी शिक्षा जो है उसका कॉन्सेप्ट जो है वो एंटर किया था एनसीएफ 2005 से। अच्छा एक बात बताऊं, 2005 का जो हमारा एनसीएफ है, अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन द विजन एंड गाइडलाइंस फॉर स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। सबसे पहले तो सर ये एनसीएफ क्या है? तो ये एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो कि आपका इंडिया में स्कूल एजुकेशन के लिए क्या विजन है और आपकी क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, जो आपका विजन है उस पर काम करने के लिए आपकी गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए, वो बताने वाला एक डॉक्यूमेंट है सर। ये प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर करिकुलम डेवलपमेंट, पेडागोजी एंड असेसमेंट। तो सर आपका करिकुलम का जो डेवलपमेंट होता है, मैं आपको बता दूं कि जो आपका सिलेबस होता है दैट्स अ पार्ट ऑफ करिकुलम, ठीक है, वो करिकुलम का ही पार्ट है। तो ये फ्रेमवर्क प्रदान करता है करिकुलम बनाने के लिए। सर शिक्षा शास्त्र कैसा रखें या असेसमेंट, हमारे आकलन के तरीके हम कैसे रखें, उसके लिए ये हमें एक फ्रेमवर्क तैयार करता है, ठीक है। आप ब्लूप्रिंट की तरह इसको समझ सकते हैं। अब सर एक मेन चीज़ है कि एनसीएफ 2005 को हेड किसने किया था, इसके हम बोलें तो हेड कौन थे? तो सर प्रोफेसर यशपाल जी जो थे वो सर इसके हेड थे। ये चीज़ आप ध्यान रखना। अच्छा एक और चीज़ मैं यहाँ आपको बता दूं कि ये एनसीएफ जो है इसको बनाने का काम कौन करता है? तो ये सर आपका एनसीईआरटी जो है वही आपके एनसीएफ को तैयार करती है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सर हम 2005 की जो एनसीएफ है उसके कुछ की कंपोनेंट्स को पढ़ लेते हैं। करिकुलम उसका एक कंपोनेंट है सर, दूसरा पेडागोजी है, तीसरा असेसमेंट है और चौथा है आपका टीचर्स एजुकेशन। तो चारों को हम देखते हैं। करिकुलम कैसा बताया? इंटीग्रेटिंग नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज। सर नॉलेज नहीं, आप सिर्फ नॉलेज नहीं, नॉलेज के साथ आप स्किल्स और वैल्यूज, ठीक है, ये सारी चीज़ों को आप इंटीग्रेट करके करिकुलम में रखें। ऐसा आपका करिकुलम होना चाहिए जो ना सिर्फ नॉलेज दे बल्कि स्किल्स एंड वैल्यूज भी प्रोवाइड करे। सर पेडागोजी की चर्चा करें तो आपकी चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी आपकी होनी चाहिए और इंक्लूसिव पेडागोजी होनी चाहिए, साथ में पार्टिसिपेटरी लर्निंग होनी चाहिए। पार्टिसिपेटरी मतलब बच्चा
ऐसा नहीं आपने उसको कुछ सिखाना है, ठीक है, या उसके पास कुछ नहीं है और आपके पास सब कुछ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम लर्निंग प्रोसेस करते हैं तो बच्चा एक्टिव रहे, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम एक्टिव हैं, बच्चा एक पैसिव लर्नर बन के जो है वो सीख रहा है, नहीं, वो खुद पार्टिसिपेट करेगा अपनी लर्निंग में। ऐसी आपकी पेडागोजी होनी चाहिए जो कि आपकी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है। और कॉग्निटिविस्ट भी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जितने भी हमारे कॉग्निटिव थ्योरीज दी हैं जिन्होंने, लाइक प्याजे जी हो गए, वाइगोत्स्की जी हो गए, वो सब भी यही चर्चा करते हैं, इसी चीज़ पर जोर देते हैं। सर असेसमेंट कैसा हो, तो इन्होंने सीसी पर एम्फेसाइज किया। सीसी मतलब कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। सर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ठीक है, इससे क्या होता है, आपका रिजिडिटी नहीं होती, और जो एक साल के एंड में, टर्म के एंड में जो एग्जाम होता था उसका फियर जो होता था, वो जब आप कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन करेंगे, कंटिन्यूअसली सतत तरीके से इवोल्यूशन चलता रहेगा, तो वो डर एक खत्म हो जाएगा, ठीक है, वो बर्डन आपका हट जाएगा बच्चों के ऊपर से। इसके कारण असेसमेंट पे सीसी पर जोर दिया। टीचर एजुकेशन, सर टीचर एजुकेशन इसलिए ज़रूरी बताई कि उस टीचर एजुकेशन से हम टीचर्स की क्वालिटी को इन्हेंस कर सकते हैं, साथ में उन्हें प्रोफेशनलिज्म भी हमें देखने को मिलेगा जब हम टीचर एजुकेशन पे भी चर्चा करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि टीचर्स की क्वालिटी सुधरेंगी, साथ ही साथ प्रोफेशनलिज्म भी उसमें आएगा। जब टीचर है तो वो एक प्रोफेशनल पर्सन लगेगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें थी हमारी सर जो की कंपोनेंट्स थे इस थ्योरी के। आगे देखते हैं सर हम कुछ की पॉइंट्स। देखो आपको एनसीएफ को ऐसे ही पढ़ना है। एनसीएफ सर एक समझ डेवलप होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों में आपको पढ़ने के बाद एक पेडागोजी की समझ बनेगी जिससे आप क्वेश्चंस को अपनी समझ से हल कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए हमें पेडागोजी जो है पढ़नी पड़ती है। तो एनसीएफ भी आप जब पढ़ेंगे तो आपको इसी तरीके से पढ़ना है कि पॉइंट्स में हमें याद रह जाए। अब सर कुछ और की पॉइंट्स की चर्चा हम करें तो अप्रोच कौन सी है, कंस्ट्रक्टिविस्ट, कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करेगा। और इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, सभी सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेटेड वे में ही पढ़ाना है। ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट्स में बहुत रिजिडिटी है कि भाई साइंस जो है वो मैथ्स में काम नहीं आएगी, मैथ्स जो है उसमें हिंदी काम नहीं आएगी या इंग्लिश काम नहीं आएगी। तो उन्होंने बोला है कि इंटीग्रेटेड वे में पढ़ाना है ताकि सारे सब्जेक्ट्स इंटीग्रेटेड हो और एक दूसरे में हेल्प हो उनसे और यूज भी हो वो। फोकस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी। फोकस कहाँ रखा है सर, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, प्रॉब्लम सॉल्वर बने बच्चा और क्रिएटिव बने। फिर सर इंक्लूसिव एजुकेशन पे चर्चा की, समावेशी शिक्षा, मतलब अगर क्लास में 10 बच्चे हैं तो ऐसा नहीं, आपको अलग अलग नहीं करना है, उनको किसी भी बेस पर लगाव नहीं रखना है, बच्चे इंक्लूसिव हों, ठीक है, सब समावेश, एक साथ समावेश करें, सब बच्चे आपस में बराबर हों, सभी की भावनाओं का आप ध्यान रखें और कहीं भी कोई बच्चा ऐसा ना हो जिसको ये लगे कि हमारे साथ जो है अलगवादी व्यवहार हो रहा है। तो वो आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन है। या कोई थोड़ा सा मान के चलो थोड़ा बहुत डिसेबल्ड है तो उसको वो फील ना हो, वो भी इंक्लूसिव रहे, उसको भी लगे कि वो भी किसी चीज़ में जुड़ा हुआ है, सभी के साथ बराबर तरीके से उसकी भी हिस्सेदारी है। सर एनवायरमेंटल एजुकेशन, एजुकेशन वो देना है जो सिर्फ वर्ड्स पे तक सीमित ना रह जाए, वो अपने एनवायरमेंट में भी उस चीज़ को देख सके, जो वो सीख रहा है उसको अप्लाई कर सके ऐसा। या फिर आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक में ही एजुकेशन नहीं मिलेगी, आप आसपास की चीज़ों को देख कर भी चीज़ें सीख पाएँ, ये आपका एनवायरमेंटल एजुकेशन है। और इसी पर फोकस किया गया है कि आप उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके सिखाइए ताकि बच्चा जो सीख रहा है उसको अपनी रियल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में वो उपयोग कर सके और उसको समझ भी आए, तो खुद से वो सीखने के लिए उसमें उत्सुकता बनेगी। टीचर एज अ फैसिलिटेटर, अब टीचर को ये नहीं कि भाई मेरे को सब आता है और तेरे को कुछ नहीं आता तो मुझे तुझ में ये ट्रांसफर करना है, ये अप्रोच आपको बच्चों के प्रति नहीं रखनी है। आपको ये ध्यान रखना है, भाई सारे जो कॉग्निटिविस्ट हैं सब यही जोर देते हैं कि बच्चा खुद अपना ज्ञान बना लेगा, आपको तो सिर्फ एक फैसिलिटेटर बनना है, ठीक है, जो सिर्फ आप उसको फैसिलिटेट करें वो खुद धीरे धीरे सब कुछ कर लेगा, वही कंस्ट्रक्टिविस्ट आपकी अप्रोच है। सर थोड़ी सी और चर्चा हम एनसीएफ पर कर लें तो सर ये क्वेश्चन आता है कि कितने चैप्टर्स थे एनसीएफ में, तो सर 5 चैप्टर्स से टोटल। पहला आपका पर्सपेक्टिव क्या था, फर्स्ट चैप्टर में ये था। सेकंड चैप्टर में लर्निंग एंड नॉलेज से रिलेटेड चीज़ें थी। थर्ड में आपका करिकुलम एरियाज, स्कूल स्टेजेस एंड असेसमेंट के बारे में चर्चा की गई थी। चौथे चैप्टर में सर स्कूल और क्लासरूम का एनवायरमेंट, इस पर चर्चा की गई। और 5वें में सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स, जब इस एनसीएफ को आप बाकायदा तरीके से अप्लाई करेंगे तो सिस्टम में कुछ रिफॉर्म होना
ज़रूरी होगा, तो उसकी 5वें चैप्टर में चर्चा की गई। तो क्वेश्चन आता है कि एनसीएफ को कितने चैप्टर्स में रखा गया था या उसमें कितने चैप्टर्स थे। तो सर एनसीएफ में हमारे 2005 में 5 चैप्टर्स थे। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं सर, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आपको बच्चे की नॉलेज को रियल लाइफ से कनेक्ट करना है। करिकुलम को टेक्स्ट बुक तक सीमित नहीं रखना है। आप टेक्स्ट बुक के आगे जा करके भी करिकुलम सीखे, बच्चा अपने आसपास की चीज़ों से भी रिलेट करे, सीखे, ऐसा आपका करिकुलम होना चाहिए। सिर्फ टेक्स्ट बुक तक सीमित नहीं होना चाहिए। एग्जाम शुड बी फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटिंग। एग्जाम्स जो है वो इंटीग्रेटेड मैनर में होनी चाहिए और फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। आपको रिजिडिटी बिल्कुल नहीं रखना है। एक चीज़ ध्यान रखना, आपको बच्चों के प्रति फ्लेक्सिबल जो हो वही काम करना है, ठीक है। शिफ्टिंग फ्रॉम रॉट मेथड, तो जो एक रटन विद्या होती थी या रटने वाली पद्धति थी, रटने वाली पद्धति, उससे शिफ्टिंग करनी थी। एनसीएफ 2005 ने ये बोला था कि अब वो रटन विद्या वाला काम अपने को नहीं करना है, अब खुद से चीज़ें बनानी है, खुद से चीज़ें सीखनी है, ठीक है। तो ये आप खुद करके देखना है। अब ऐसा नहीं कि बस ऐसा होता है और वो रट के आ जाएगा, नहीं नहीं नहीं, वो खुद वो ज्ञान बनाएगा। तो रॉट मेथड से शिफ्ट हो गए हम, शिफ्टिंग कर ली हमने रॉट मेथड से। आपको बिल्कुल भी अब ये रटने वाली चीज़ें तो करानी ही नहीं है। इंटीग्रेटेड एंड हॉलिस्टिक अप्रोच ऑफ लर्निंग, लर्निंग की जो अप्रोच थी सर वो इंटीग्रेटेड थी और हॉलिस्टिक थी। तो ये चीज़ें थी जो हमें बिल्कुल से याद रखनी थी सर अपने एनसीएफ के बारे में। सर थोड़ी बहुत चर्चा लैंग्वेज पर कर लेते हैं कि लैंग्वेज के बारे में क्या प्रोविजंस थे। तो हमको बोला गया था कि सर पहली बात तो 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला चल रहा था और ये फॉर्मूला जो था वो कोठारी आयोग ने, कोठारी कमीशन ने इसकी रिकमेंडेशन की थी और वही आपके एनसीएफ ने बोला कि 3 लैंग्वेज वाले फॉर्मूले को अपने को चलाना है। इससे क्या होगा सर, इससे मल्टीलिंगुअलिज्म जो है उसको प्रमोशन होगा, उसका वो प्रमोट होगा। तो ऐसे ही चीज़ें आपको इंटीग्रेटेड तरीके से याद रखनी है। और एजुकेशन प्राइमरी स्कूल में मदर टंग में देना है ताकि बच्चे को ईजिली समझ आ जाए, ऐसा एनसीएफ 2005 का कहना था। क्लियर है आपकी चीज़ें। अब सर एनसीएफ अभी, हालांकि 4 एनसीएफ मैंने बताया 2005 तक, ठीक है। आपको याद रखना है, क्वेश्चन आता है कि सर कब कब एनसीएफ आया था, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। और एक और सर एनसीएफ 2023, क्योंकि आपको पता है 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी, तो एक नया एनसीएफ भी आया। एक थोड़ी सी झलक ले लेते हैं कि सर उस एनसीएफ 2023 में क्या है। बाकी डिटेल में हम 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब लाएंगे तो बिल्कुल उस पर डिटेल पे चर्चा करेंगे, वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, तो उसी पर हम सारी चर्चाएं करेंगे। बट 2023 के एनसीएफ में, जो कि 2020 को इम्प्लीमेंट करने के लिए, बल्कि उसी का इंटीग्रल पार्ट ही था ये एनसीएफ 2023। किसका सर? 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। तो उसकी वीडियो में हम इस पर सेपरेटली चर्चा करेंगे। अभी के लिए आपको इतना ध्यान रखना है। इसने सर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन पर चर्चा करी। यहां पर आपका एजुकेशन कैसा होना चाहिए सर? कॉम्पिटेंसी बेस्ड, ठीक है। और डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए? हॉलिस्टिक। अपग्रेडिंग द इंडियन स्कूल सिस्टम, जो स्कूल सिस्टम था उसको अपग्रेड किया। अभी मैं आपको जब 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की वीडियो लाऊंगा तो उस पर हम डिटेल पे चर्चा करेंगे। फॉस्टरिंग क्रिटिकल स्किल्स, अब बच्चे की जो क्रिटिकल स्किल्स थी लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, तरह तरह की, उसको हमें फॉस्टर करना है। तो ये था सर आपका एनसीएफ का आज का वीडियो। होप आप लोग को चीजें समझ आ गई होंगी। इसमें हमने एनसीएफ 2005 के बारे में लगभग सारी चीजें कवर कर रखी हैं। अब मैं आपको 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर चर्चा करेंगे हम अपने अगले वीडियो में। सो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।